सेंट अगस्टीन को देख लीजिए, रूसो तक आइए, इन सब की आत्मकथा का नाम कन्फेशन ही है। हमसे को क्या गलती हुई, 5वीं में नाम लिखवाना था अरबी मोरे को, और अंदर आया नहीं नाटक देखना है। पहुंच गए नाटक देखने के लिए तो गया, सारा झोला ही गायब हो गया। वो देर रात लौटे, किसके यहाँ जाएं, और उसके लिए बहुत पछताए हैं और बड़ी निर्ममता से अब उसको स्वीकार। जहाँ पर भी जिस तरह भी चूक उनसे है, उस चूक को उन्होंने कहीं छिपाया नहीं। कल मानव से मानव नीचा यदि वेद यही बतलाते, तो अग्नि सलाका लाकर स्वाहा न उसे करवाते। कि अगर वेदों में मनुष्य मनुष्य के बीच में अंतर किया गया है तो जरूरी है कि उसको जला दिया जाए। जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, ये बात मैं बार बार हर जगह पर कहता हूँ, वो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वो छुप करके अपनी बात नहीं करते, वो अपने को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने अपने मुद्दों को सामने रखते हैं। मुँह में राम बगल में छुरी, ये तो राम वालों के लिए बनाया गया है, जनता ने बनाया है ना, और किसी को नहीं रखा, कृष्ण नहीं रखा और दूसरे राम जी रखा। इस किताब के साथ दूसरी किताब को जोड़ करके पढ़ना चाहिए, और वो है राव साहब कस्बे की अंबेडकर आणि मार्क्स। इसके साथ जोड़ करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी परतें जो ऐसे नहीं खुल रही खुल जाएंगी। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की सदारत कर रही सुभाषिनी अली जी को धन्यवाद देता हूं मौका देने के लिए, और सुबोध मोरे जी को बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी वाला जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा हिंदी में आएगा तो देखना, उसमें वो बढ़ा हुआ होगा, जो परिशिष्ट इसमें है हिंदी वाले में वो इसमें नहीं है। और ये हिंदी वालों के को जो है वो विशेष वो तवज्जो दी गई है। राजेश जी, इबार रब्बी साहब, संजय कुंदन जी जिन्होंने जो इस संचालन कर रहे हैं, संजीव जी, वंदना जी और माया पंडित, ये दो ऐसे कॉमरेड हमारे हैं जो मराठी के दलित साहित्य को जो वैश्विक कहें पाठक हैं, दुनिया भर के पाठक हैं, जो प्रगतिशील सोच वाले, दुनिया को बदलने की चिंता करने वाले, उन तक ले जाने में इनकी बड़ी भूमिका है, इन दोनों की बड़ी भूमिका है। मैं दोनों को जय भीम बोलता हूँ, और संध्या शैली को ख़ास तौर से कि ऐसी उसमें संजय कुंदन जी का भी योगदान होगा, लेकिन ऐसी हिंदी में किया है अनुवाद जो बिल्कुल अपनी लगती है, ओरिजिनल अनुवाद वाली नहीं लगती। मराठीपन भी उसमें नहीं है, आपने बहुत कहा होगा, शब्द तो हैं लेकिन है नहीं, मराठीपन नहीं, हिंदी का अपना है वो, हिंदी का अपना है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और कई बार लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी पिछले साल जो है वो एक लंबी मुलाकात मैंने इंटरव्यू कॉमरेड बिलास सोनवणे से आपने ही मिलवाया था, तो उन्होंने ये बात थोड़े चिढ़ करके कही थी, अब तो दुनिया में नहीं है, इंटरव्यू पहले ले लिया था, छपा बहुत बाद में, कि बाबूराव बागुल, दया पवार, ये सभी कम्युनिस्ट पार्टी में थे और अचानक भूले, और ऐसे भूले कि वो मतलब वो याद भी नहीं करते थे। वो थोड़ा मतलब गुस्से में बात उन्होंने कही थी। मुझे ये किताब पढ़ते हुए जो अक्टूबर 1966 में अमेरिका में कैलिफोर्निया ऑकलैंड में दो लड़के आगे आए थे जिन्होंने ब्लैक मार्क्सिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, ब्लैक पैंथर पार्टी बनाई थी, ब्लैक पैंथर पार्टी फॉर सेल्फ डिफेंस, ये बनाया था कि भाई अब कू क्लैक्स क्लैन हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ मार देते हैं। जो हमारे यहाँ लिंचिंग जिसको कहते हैं, लिंचिंग भले भारतीय ना हो, कृत्य भारतीय है, ये बहुत पुराना है, मारने वाला, हत्या करके छिपा देने वाला। लेकिन तो उन्होंने कहा कि ऐसे में हमको भी प्रतिरक्षा में हथियार उठाना पड़ेगा। जिस बात को लेकर के अंतर रहता है, बाबा साहब की ने बुद्धिज्म स्वीकार किया, वहाँ पर अहिंसा है। इस किताब के साथ दूसरी किताब को जोड़ करके पढ़ना चाहिए, और वो है राव साहब कस्बे की अंबेडकर आणि मार्क्स। इसके साथ जोड़ करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी परतें जो ऐसे नहीं खुल रही खुल जाएंगी।
जो ये इसका अनुवाद भी कर दिया है, हिंदी में आ गई है संवाद प्रकाशन से और बहुत अच्छा अनुवाद है। तो उसको मिला करके वो कहते हैं कि शुरू के दिनों में मतलब 30-40 के 50 तक ये बात रही है। और इस बात की तायद ये भी करते हैं, शरण कुमार लिम्बाले भी करते हैं कि आपका जुलूस चल रहा है, अम्बेडकरवादी जुलूस चल रहा है, और उसमें किसी को आप कह दीजिए और कॉमरेड कैसे हो, और वो आदमी बहिष्कृत हो जाता था, उससे कोई बात नहीं करता था, वो उसको खुद लगता था कि वो फालतू का है, निकल जाए। हाँ, इतनी घृणा थी कम्युनिज्म को लेकर, इतनी घृणा थी अंदर खाने। और अभी उसका वो दिखाई पड़ा कि मतलब 66 में वहाँ बना अमेरिका में, जिसको हम आज ब्लैक मार्क्सिज्म के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन 72 में भारत में आ गया दलित पैंथर के रूप में। हाँ, पीछे तो है। हाँ, दलित पैंथर के रूप में यहाँ आया भारत में 72 में, 73 में उसका मैनिफेस्टो आया। तो ये जो मैनिफेस्टो की पूरी हमारे बीच में सुभाषिनी जी हैं ही, उन्होंने इसका अनुवाद किया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का। जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, ये बात मैं बार बार हर जगह पर कहता हूँ, वो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वो छुप करके अपनी बात नहीं करते, वो अपने को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने अपने मुद्दों को सामने रखते हैं। मुँह में राम बगल में छुरी, ये तो राम वालों के लिए बनाया गया है, जनता ने बनाया है ना, और किसी को नहीं रखा, कृष्ण नहीं रखा और दूसरे राम जी रखा। हाँ, तो छुरी वाला जो है वो उनका कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, है ना। कहेंगे संविधान की रक्षा कर रहे हैं और संविधान को नष्ट कर रहे होंगे। तो ये कि जब ये दलित पैंथर बना, उसका मैनिफेस्टो आया, उसको जोड़िए आप ब्लैक पैंथर के मैनिफेस्टो से, ब्लैक पैंथर के मैनिफेस्टो को जोड़िए आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से। मैंने कहीं बे सुझाव दिया कि इन तीनों मैनिफेस्टो को लेकर के अभी एक नया अनुवाद फिर से आ गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का। दुर्गचंद प्रजापति हमारे कॉमरेड हैं भोपाल के, उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि हमने आम फाम भाषा में किया है, अभी तक का जो काम हुआ है उससे थोड़ा अलग है। देखते हैं, मैंने मंगवाई, कल किताब मिल जाएगी कि किस तरह की है। तो ये जो मैनिफेस्टो का सिलसिला है, उस पर एक कार्यशाला जैसी होनी चाहिए। संजीव जी, एक कार्यशाला जैसी होनी चाहिए, यहाँ हो कहीं हो, लेकिन कार्यशाला होनी चाहिए। हम लोगों ने ऐसी कार्यशाला की थी अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद को लेकर के 2015 में बांदा में 3 दिनों की हुई थी। और उसी में विलास सोनवणे जी आए थे, उसी में आनंद तुंबड़े आए थे, उसी में प्रकाश करात भी थे, बिल्कुल दिलीप चौहान, बहुत सारे लोग थे। वो पूना वाले जो भी लॉ पढ़ाते हैं, कोसाम्बी, राहुल कोसाम्बी, हाँ, ये ढेर सारे लोग थे। और उसकी प्रोसीडिंग तो छप भी गई थी, किताब तो नहीं आई, लेकिन नया पथ में सारी बातें आ गई थी, एक अंक निकला था। 3-4 बातें मुझे इस किताब को लेकर कहनी है, मैं उधर जाऊंगा तो हाँ, मैं सिर्फ वो कह दूं कि पैंथर का एक अथॉरिटेटिव हिस्ट्री आई जबी पवार की, जो शुरू के दिनों के आदमी थे। और इस मामले में सुबोध मोरे से जब भी कुछ मामला फंसता है तो इन्हीं को फ़ोन करता हूँ, बम्बई जाता हूँ या कहीं घूम जाता हूँ तो इन्हीं से पूछता हूँ। तो उसमें मैनिफेस्टो का कोई जिक्र ही नहीं है कहीं, कुछ मतलब आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह से आपको विस्मृति की तरफ ले जाया जाता है कि वो पूरा इतिहास आप वाइप आउट कर दीजिए, भूल जाइए। और तब अर्जुन डांगले से कहा, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, तो वो अनुवाद उनके किताब का हो गया है, आ जाएगी। हाँ, माया पंडित ने अंग्रेजी में किया, हिंदी में भी हो गया। हाँ, तो ये जरूरी होता है। इस किताब के आने से बहुत सारे भ्रम दूर होंगे, हमको लगता है महार सत्याग्रह तो एक बार हुआ है, अरे भाई वो 2 बार हुआ है। एक बार मार्च में हुआ 19-20 मार्च को, और दूसरा फिर 25, 26, 27 नवंबर को हुआ, दिसंबर में हुआ। 3 दिनों का रहा। तो दूसरे वाले में मनुस्मृति दहन हुआ। उनके अपने जो सोशल सर्विस लीग के थे सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अगर किताब ऐसी ही है तो इस किताब को जलाना चाहिए।
कानपुर के थे, कानपुर के नहीं, अलीगढ़ के थे। अलीगढ़ के वो थे, क्या नाम है उनका, रामेश्वर करुण। रामेश्वर करुण ने लिखा कि इसी समय की बात है कि मानव से मानव नीचा यदि वेद यहीं बतलाते तो अग्नि सलाका लाकर स्वाहा न उसे करवाते। कि अगर वेदों में मनुष्य के बीच में अंतर किया गया है तो जरूरी है कि उसको जला दिया जाए। ये कम्युनिस्टों के बीच में बात चल चुकी थी पहले ही कि इस तरह के धर्म ग्रंथों से हमको मुक्ति पा लेनी चाहिए। और जो उनका पहला कहें कि आया सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के उसमें नेतृत्व में जो छपा, उसमें तो ये था उस अतीत से हमको छुटकारा चाहिए। और थोड़ा ज़्यादा उत्साह है, रामविलास जी वगैरह ने उसके बाद में आलोचना भी की कि इतना उत्साह नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ज़रूरी था इस तरह का धक्का देना। लेकिन वो जो सुदर्शन चक्र वहीं के थे, कानपुर से ही असल में उसकी जड़ बनती है। 1820 के आसपास शुरू हो जाता है, 17 में बोल्शेविक क्रांति हुई इसके बाद में, और फिर वो चलता है। लेकिन पुनः मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये किताब बहुत सारे भ्रमों का निवारण करती है। और अगर जो कि होना है, हमारे बीच से ही लोग सामने आएंगे, दलित मार्क्सवाद जैसी चीज़ विकसित होनी चाहिए, उसका इतिहास लिखा जाना चाहिए। उन्हीं को असल में आगे आना था मार्क्सवाद को कहें कि अपहोल्ड करने के लिए। वो थोड़ा कई कारणों से वो मामला रहा, लेकिन लिखते हैं राव साहब कस्बे कि बाबा साहब को बड़ी चिंता थी कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई है वो कैसे टिकाऊ रहे। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए मेरे पास एक सुझाव है। सुझाव यह है कि वैचारिकी तो मार्क्सवाद रहे, लेकिन थियोलॉजिकली वो बुद्ध का दर्शन वहाँ पहुँचे। अगर बुद्धिज्म जाएगा तो ये दोनों मिल करके, ये इसको कहते हैं पॉलिटिकल थियोलॉजी, ये दोनों मिल करके फिर वो उस व्यवस्था को टिकाऊ बना देंगे। नहीं ये धार्मिक लोग आज नहीं तो कल, ये 1992 में ग्लासनोस्ट तो पेरेस्ट्रोइका का मामला आया, ये बात उससे 36 साल पहले उन्होंने कह दी थी कि जरूरी है कि उस जो धार्मिक मन है उसको कोई विकल्प दिया जाए, नहीं तो वो पलट देंगे और सब कुछ बदल जाएगा। ये चिंता उनको थी। ये बात उन्होंने रेखांकित करके कही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मामला जब आता है तब अंबेडकर लिखते हैं कि ये आपकी सद्भावना से नहीं छोड़ने वाले हैं, वहाँ पर आपको हिंसा का सहारा लेना पड़े तो वह जायज़ है, वह वैध है, वह औचित्यपूर्ण है का ये भी है। आप सिर्फ वो बुद्धिज्म वाले अंबेडकर को मत देखिए। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का मामला आता है, जिस हिंसा के साथ उसको इकट्ठा किया गया है वो बिना प्रतिहिंसा के वो टूटेगा नहीं, वहाँ पर वो हिंसा को वैध ठहरा देते हैं। इस किताब के बारे में मैं 5 पॉइंट में अपनी बात रखता हूँ, क्योंकि मुझे भी सुनना है सुभाषिनी जी को। नंबर 1, ये क्लासिकल अर्थ में आत्मकथा है। क्लासिकल अर्थ में दो कारण हैं इसके। एक तो ये कि कोई भी आत्मकथा अपूर्ण होती है, अपूर्ण है, 1927 तक पहुँचती है, रुक जाती है, ठीक है। जो भी इसके पहले की आत्मकथाएं रही हैं, आत्मकथा और जीवनी एक साथ, ये आज के 1300 साल पहले आई थी। बाणभट्ट ने कोशिश की थी हर्षचरित में। हर्षचरित का आधा हिस्सा कथा है और आधा हिस्सा जीवनी है, और वो वर्ण व्यवस्था से मुक्त भारत है एक तरह से। उसमें मुक्त मतलब कि राजा इस तरह का है जो सभी सर्वधर्म समभाव रखता है, किसी की तरफ झुका हुआ नहीं, अपने पास कुछ नहीं रखता, दिन में 10 बार कपड़े नहीं बदलता। हर्ष वो जाता है, होते नहीं थे, नहीं कपड़ों का बहुत किया है, खूब मिले थे। और कपड़ों का भी, जिस तरह से कपड़े पहनते थे वो, उसका भी वो हाँ ठीक है वो किया। एक तो ये, दूसरा ये आत्म स्वीकृतियाँ इसमें बहुत हैं। कन्फेशन जिसको कहते हैं, आत्मकथा की शुरुआत ही कन्फेशन से हुई है। सेंट अगस्टीन को देख लीजिए, रूसो तक आइए, इन सब की आत्मकथा का नाम कन्फेशन ही है। हमसे को क्या गलती हुई, 5वीं में नाम लिखवाना था,
अरबी मोरे को, और अंदर आया, नहीं नाटक देखना है। पहुंच गए नाटक देखने के लिए, तो गया, सारा झोला ही गायब हो गया। वो देर रात लौटे, किसके यहाँ जाएं, और उसके लिए बहुत पछताए हैं और बड़ी निर्ममता से अब उसको स्वीकार। जहाँ पर भी जिस तरह भी चूक उनसे है, उस चूक को उन्होंने कहीं छिपाया नहीं। कन्फेशंस इसमें बहुत सारी हैं, उनके यहाँ डेविएशन कुछ है ही नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है बचपन के दिनों में, और वो मतलब यद्यपि ये शब्द परंपरा से आया हुआ, लेकिन प्रतिभाशाली बंदा है वो। कक्षा 3 या 4 में वो अखबार में उसका लिखा हुआ छप जाता है, मराठी में, इतनी बढ़िया मराठी आती है, और स्कूल वाले बिल्कुल परेशान हैं, एडमिशन दे नहीं रहे थे, और उनसे लिखवा दिए, उन्होंने हाँ लिख देते हैं, वो छप भी गया। तो वो जो यात्रा है, वो जो उनकी मतलब सीखने की ललक है, 14-15 साल के बाद में फिर लौटते हैं, फिर 5वीं में नाम लिखाते हैं, तब तक इतने सारे काम कर चुके थे, पूरी लिस्ट है। कहीं पर पेंटिंग करते हैं, कहीं पर मार्किंग करते हैं, मार्कर का काम करते हैं, कहीं पर कुली का काम करते हैं, हमाली का काम करते हैं, कोई काम ऐसा बचा नहीं। दुनिया देख ली है 13 साल से लेकर के और 17 साल के बीच में, बम्बई आकर के और पुणे जा कर के, दासगांव से यहाँ तक की जो यात्रा है वो बहुत ही समृद्ध है। जो बात कही हमारे पहले के वक्ताओं ने कि इसमें मैं पर बल नहीं है, हाँ, कीचड़ में कमल की तरह, क्योंकि मैंने आत्मकथाओं का अध्ययन किया है, हिंदी, मराठी, बांग्ला, कन्नड़, तमिल, तो मैं जानता हूँ इस बात को। मैं पर बल तो होता है कि देखिए बाकी लोग तो किस तरह से थे, और मैंने इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन इस आंदोलन को खड़ा करने में, और सबको ड्यू क्रेडिट दिया गया है, सबको ड्यू क्रेडिट, सभी संस्थाओं का नाम लिया गया है, और फिर उसके बीच में वो हैं मतलब उसी के हिस्से के रूप में, पार्ट के रूप में हैं। तो मैं उस अर्थ में नहीं है कि मतलब मैं सबसे ऊपर हूँ, बाकी मेरे इशारे पर सब कुछ चल रहा था, नहीं, एक आंदोलन चल रहा है, मेरा कंट्रीब्यूशन ये है, मेरे साथ वालों का, मेरे पहले वालों का इस तरह का कंट्रीब्यूशन है। मैंने एक अलग से पूरी वो किताब हो सकती है, इसमें जो पात्र आए हैं, इसमें जो आंदोलन कर्मी आए हैं, उनके ऊपर एक और चीज़, तीसरी चीज़ जो उसमें मुझे लगती है महत्वपूर्ण, वो ये कि अनुभव तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो विचार दृष्टि है, जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसको कहते हैं अम्बेडकर साहब कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, विद्रोह कर उठेगा। ये जो एहसास करा दो, गुलाम के पास तो उसका अनुभव है, वो पीड़ा उसके पास है, लेकिन विद्रोह के लिए वो विचार दृष्टि चाहिए, विचारधारा का वहीं पर है। आपके पास बहुत अनुभव है, लेकिन आप उसको कोई पर्सपेक्टिव नहीं दे पाएंगे अगर आपके पास वो अप्रोच नहीं है, वो पर्सपेक्टिव नहीं है, वो आइडियोलॉजी नहीं है। तो ये किताब बताती है कि अनुभव को कैसे, उसकी प्लेसिंग कैसी होनी चाहिए, कहाँ उसको रखा जाना चाहिए। अंग्रेजी सत्ता को लेकर के बहुत स्पष्ट है कि वो कोई हमारा भला करने नहीं आए हैं। कई लोग गदगद होकर के कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो परिस्थितियों के कारण, भाई महा रेजिमेंट है, काम हो गया, अब उधर से सवर्णों का लेना है समर्थन, वो डिसबैंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब आप लिखते रहें कि भाई हमारा तो रेजिमेंट था, इतने सारे लोग हैं हमारे जो सेवानिवृत्त हैं आर्मी से, फिर से हमको दीजिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो ऊपर वाले नाराज़ हो जाएंगे। जब ज़रूरत थी तो उनको ले लिया, काम करा लिया, और उसके बाद में भूल गए, वो सेना में नहीं आ सकते। तो ये जो मतलब उनकी अंग्रेज़ों को के प्रति जो एक तरह की श्रद्धा भाव पनपा है या पनपाया गया है कई कारणों से, वो ये किताब उसको अच्छे तरीके से तोड़ती है। अपार साहस है इस किताब में, मतलब ऐसा दलित मार्क्सवादी होना कि दलितों के बीच भी आपको बात करनी है आर्थिक सवालों को लेकर के, और मार्क्सवादियों के बीच में बात करनी है आपको जात के सवाल को लेकर के, दोनों तैयार नहीं हैं सुनने के लिए। लिखा है राव साहब कस्बे ने
कि मुझे किसी ने कहा कि ये बताओ सेलिंग मैन कौन थे। ये शुरू के दिनों में राव साहब कस्बे इस मार्क्सवाद से घृणा करते थे, नफरत, उन्होंने लिखा, नफरत करता था, ठीक है। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि सेलिंग मैन कौन है, तो इन्होंने पूछा आसपास वालों से, कहा सेलिंग मैन तो जो पीएचडी कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, तो उनके सुपरवाइजर थे प्रोफेसर सेलिंग मैन। तो लेकिन उसके आगे तो वो गए मिलिंद कॉलेज के प्रिंसिपल से, उन्होंने पूछा, वो नाराज हो गए, क्या पूछ रहे हो, वो मार्क्सवादी थे। जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी वाला काम की है, जो डिप्रेस्ड क्लास का मामला आया है, जो टर्म कहाँ से आया क्लास, तो वो सेलिंगमैन का है। तो वो अब ये कहा कि जब मुझे ये बताने में लोग हिचक रहे हैं कि सेलिंगमैन की आइडियोलॉजी क्या थी, जो उनके सुपरवाइजर थे इकोनॉमिक्स में जब उनकी पीएचडी हो रही थी, तो तब मुझे लगा कि बात तो कुछ तो छुपाई जा रही है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर मैं बदल गया उसके बाद में। तो ये जो किताब है, वो मैं कह रहा हूँ कि अपार साहस है। गेल ओम्बेट ने लिखा है कि मिलते थे तो पूछते थे, जुलूस जा रहा है, कि तुम्हारा बाप कौन है, मार्क्स है कि अम्बेडकर है? हाँ, मार्क्स है तो फिर बाहर जाओ, बाहर निकलो यहाँ से। ऐसे वक्त में वो चीज़, वो तनाव इसमें नहीं है उस तरह से, क्योंकि वो एक तरह से सरपास कर जाने वाली पर्सनालिटी है, उसको महसूस नहीं करती। बम्बई में अगर आप होते तो फिर ज़्यादा दबाव होता, पूना में होते ज़्यादा दबाव होता। जहाँ पर काम कर रहे हैं कोंकण में उस तरह का मुझे लगता है दबाव नहीं है, लेकिन है वो चीज़। ये किताब जो है वो असल में अस्तित्व और अस्मिता दोनों के सवालों को लेकर चलती है। बेसिकली न्याय की आवाज़ है ये किताब। अस्तित्व का सवाल पानी का सवाल है, ज़मीन का सवाल है, ये सवाल अस्तित्व के सवाल से जुड़ा हुआ है। पानी का सवाल मतलब केंद्रीय सवाल है, महाड़ सत्याग्रह, और वो कितना लंबा उसका इतिहास, मैं फिर पुनः उसमें नहीं जाऊंगा। उस इतिहास में संजीव जी ने एक अंक का संपादन किया था हंस के, तो फिर मैंने इस सवाल को लेकर के उसमें लिख दिया था, उसमें दोहराऊंगा नहीं। लेकिन जो अस्मिता का सवाल है वो एजुकेशन वाले सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। भाई आपकी अपवर्ड मोबिलिटी होनी है तो कैसे होनी है? लैंड रिफॉर्म तो हो नहीं रहा है, जो संसाधन हैं उसमें तो बंटवारे का कोई मामला आ नहीं रहा है, तो वही एक रास्ता बचता है डिग्निटी हासिल करने का, ऊपर जाने का, अपवर्ड मोबिलिटी, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के लिए। ये किताब उस एजुकेशन को लेकर के जो ललक है, जो कसक है, जो कहें कि जो इसका लेखक है, इसका नायक है, उसकी जो कामना है वो अद्भुत है। और स्कूल खोलने का, स्कूल चलाने को लेकर के पूरी आत्मकथा, पूरी जीवनी में एजुकेशन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, शिक्षा के कंटेंट का मुद्दा भी, सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं, उसके कंटेंट का मुद्दा। स्कूल चाहे सुबह चलता हो चाहे रात में चलता हो, रात में चलता है तभी इनको लाभ मिला, उसमें ज्वाइन कर पाए थे। तो ये जो स्कूलों का पूरा एजुकेशन फॉर्म और कंटेंट दोनों को लेकर के एक किताब हमको जागरूक करती है। अब वो लड़ाई पुनः जब से हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नो एजुकेशन पॉलिसी NEP इंट्रोड्यूस हुई है, तब से फिर से वो मामला हो गया है। अभी हमारे विद्यार्थी BA के बता रहे थे कि 15,000 रुपये जनरल की फीस है प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, BA प्रोग्राम, और 15,100 SC के लिए जिनको डिस्काउंट करके दिया गया है। तो इस गुत्थी को कोई नहीं समझ पा रहा है, एनिग्मा है, क्योंकि भैया ये कैसे हो गया कि छूट के बाद 15,100 और बिना छूट के 15,000, लेकिन है अब मतलब पहुंच के बाहर होने जा रही है शिक्षा। हाँ, मैं जिस विभाग में हूँ वहाँ पर हम 110 एडमिशन करते थे, 90 के आसपास बच जाते थे बच्चे। अब कुछ चले जाते नॉर्थ कैंपस, कुछ साउथ कैंपस के जो अच्छे कॉलेज हैं माने जाते हैं, और अभी हमारे पास 50 बच्चे भेजते हैं, वो बाकी उड़ गए, CUT आया तब से। तो ये लड़ाई फिर से जो है अनफोल्ड हो रही है
एजुकेशन की लड़ाई, क्योंकि वो पहुंच के बाहर जा रही है। जिस तरह से मुझे मौका दिया, मैं इस किताब के लेखक को बहुत ही सम्मान से याद करते हुए दोनों लेखकों को, सत्येंद्र मोरे और उनके पिताजी आर.बी. मोरे, कॉमरेड आर.बी. मोरे, इनसे मैंने शरद पाटिल से कहा, तो शरद जी कैसे हैं, तो कहा कौन किससे कह रहे हैं, मैं कॉमरेड शरद पाटिल हूँ, कॉमरेड नहीं लगाएंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। तो वैसे ही कॉमरेड ये आर.बी. मोरे और कॉमरेड सत्येंद्र मोरे को कहें कि सम्मान से याद करते हुए और इस सभा को धन्यवाद देते हुए कि मेरी बात आपने सुनी, बहुत शुक्रिया।